नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को मैंने 1 या 2 दिन पहले बताया था कि इंडियन नेवी में अभी जल्दी हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एनएस विक्रांत को इंडक्ट किया जाने वाला है और इसे आने वाले 4 तारीख यानी कि सितंबर 4 को इसको नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया। इसी बीच नेवी की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे हासिल करने की कोशिश पहले से ही किया जा रहा था। अब यहाँ पर पिछले कुछ सालों में एनएस विशाल यानी कि हमारी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम में कई बार बदलाव किया जा चुका है, जिसमें जो मेजॉरिटी उसमें वो फंड को लेके आते हैं। इनिशियली इसको एक 65,000 टन क्लास की न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर बनाने का प्लान किया गया था, जिसको अभी रिड्यूस करके 55,000 टन तक की कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर बनाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन नेवी की तरफ से अभी भी इसको एक 65,000 टन क्लास की कैरियर के तौर पर बनाने का जिद किया जा रहा है। बीच में कोचिन शिपयार्ड की तरफ से भी एक और ऑफर दिया गया था कि अगर नेवी को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है तो एनएस विक्रांत क्लास की वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बस 5 साल के अंदर ही बनाकर डिलीवर कर सकते हैं, पर नेवी की तरफ से इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था। अब यहाँ पर अगर 65,000 टन क्लास के कैरियर को बनाया जाता है तो इसे भी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बनाया जाने वाला है और इसको बनाने के लिए कम से कम 7 से 10 साल के आसपास लग सकता है। लेकिन नेवी का कहना है कि वो अभी तक इसकी डिस्प्लेसमेंट को लेकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनएस विशाल आखिर किस कैटेगरी का कैरियर होने वाला है। अब यहाँ पर सारा चीज फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल फंडिंग किया जाता है तो नेवी एक 65,000 टन क्लास की कैरियर को यहाँ पे एक्वायर कर सकता है और ये फंडिंग डायरेक्टली पीएम ऑफिस की तरफ से लोकेट किया जा सकता है। लेकिन अगर फंड को श्रिंक किया जाता है और रेगुलर बजट के अंदर एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान किया आता है तो यकीनन इसकी साइज को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन नेवी अभी एक और विक्रांत क्लास की कैरियर को इंडक्ट करना नहीं चाहता है, बल्कि एक नई डिजाइन की 55,000 टन के आसपास की कैरियर को इंडक्ट करने के बारे में सोच रही है। पर अगर एक नई डिजाइन की कैरियर को बनाने की कोशिश की जाएगी तो इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सिर्फ इसके डिजाइन को कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 5 साल तक लग सकता है। लेकिन अगर नेवी की तरफ से यहाँ पे एनएस विक्रांत के डिजाइन को बेस करके एक बड़े साइज की एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने का फैसला किया आता है तो इसको शायद जल्दी बनाया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस को लेकर। पिछले कुछ दिनों से भारत की तरफ से तेजस को एक्सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है और अभी एक तरीके से कंफर्म भी हो चुका है कि भारत को जल्दी तेजस का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है, जो कि शायद मलेशिया की तरफ से मिलने वाली है। इसके अलावा एचएएल की तरफ से भी तेजस को ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, वियतनाम और अर्जेंटीना जैसे देशों को भी ऑफर किया जा रहा है। अभी इस लिस्ट में एक और देश भी शामिल होने वाला है, जिसका नाम कोलंबिया होने वाला है। कोलंबिया की तरफ से अभी अपनी कैफिर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए एक नई एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट इजरायली ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, जिनको रिप्लेस करने के लिए इजराइल की तरफ से उनकी ज्यादा F-16 में से कुछ कोलंबिया को देने का ऑफर किया गया था, लेकिन ये ऑफर कोलंबिया को इतना पसंद नहीं आया था और इसके बाद वो अभी भारत, यूएस, स्पेन और स्वीडन जैसे देशों के साथ एक नई जेट को एक्वायर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें यूएस की तरफ से अपनी F-16 ब्लॉक 70, स्वीडन की तरफ से अपनी ग्रिपेन ई और स्पेन की तरफ से यूरोफाइटर को ऑफर किया जा रहा है और भारत की तरफ से यहाँ पर इसमें तेजस की MK1 वर्जन को उनको ऑफर किया जा सकता है। अब देखा जाए तो अभी स्वीडन, यूएस और स्पेन की तरफ से जिन एयरक्राफ्ट को कोलंबिया को ऑफर किया जा रहा है उनके मुकाबले तेजस वहां पर काफी फीका पड़ सकता है। लेकिन असलियत ये कि ये जितने भी एयरक्राफ्ट अभी कोलंबिया को स्पेन, यूएस या स्वीडन की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, सभी एयरक्राफ्ट मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट हैं। जबकि तेजस की बात करें तो ये एक लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो इस टेंडर में बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट रहेंगे वो सभी के सभी तेजस को ओवरपावर कर सकते हैं और परफॉर्मेंस के मामले में तेजस कभी भी उनको मैच नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास फंड की कमी है और अभी उनको जो फाइटर जेट की जरूरत है वो किसी दुश्मन देश के साथ लड़ाई या हाई प्रोफाइल की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि रिवेल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए इसको खरीदा जा रहा है और मोस्टली एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बाकी जितने भी कंप्यूटर ऑफर किए जा रहे हैं, भले ही वो बेहतर फायर पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बदले में वो सभी के सभी तेजस के मुकाबले काफी महंगे पड़ने वाले। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ग्रिपेन ई की जो यूनिट कॉस्ट होने वाली वो विदाउट वेपन पैकेज कोलंबिया को $80 मिलियन के आसपास पड़ सकता है और यूरोफाइटर की बात करें तो ये सबसे महंगा रहेगा और F-16 की ब्लॉक 70 की बात करें तो ये भी करीब 60 से $70 मिलियन के आसपास पड़ सकता है। लेकिन
वहीं पर अगर तेजस MK1 की बात करें तो ये एक रिलेटिवली चीपर ऑप्शन होने वाली है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा $40 मिलियन के आसपास पड़ने वाला है। और अगर भारत की तरफ से उनको एक बेहतर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑप्शन को दिया जाता है तो इसमें भारत को भी तेजस के लिए ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन इस डील में 1v1 कंपटीशन में अगर देखा जाए तो तेजस हमेशा ही वीकर साइड में ही रहने वाला है। ये बस डिपेंड करता है कि कोलंबिया की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, और अगर इसे भारत कैच करने की कोशिश करेगा और लॉन्ग टर्म बेसिस पर उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन देगा तो शायद यहाँ पर भारत को भी तेजस के लिए ऑर्डर मिल सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की करंट एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी अपने रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले काफी कम एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और इसमें से अभी 4 से 6 स्क्वाड्रन अभी आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर रिटायर होने वाले। लेकिन अभी कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट की तरह काम करते हैं, जिसमें आप सुखोई, MiG-29 या मिराज जैसे एयरक्राफ्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें से MiG-29 की बात करें तो इनको भी भारत की तरफ से भी 2027 के बाद धीरे धीरे रिटायर करने का फैसला किया गया, और 2034 तक कम्प्लीटली MiG-29 को रिटायर करने का फैसला किया गया। लेकिन मिराज 2000 की बात करें तो इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2040 तक ऑपरेट करने का प्लान किया गया। अब मिराज 2000 की बात करें तो इनकी जो ऑफिशियल प्रोडक्शन लाइन था वो कब का बंद हो चुका है, और इसकी स्पेयर पार्ट को लेके आगे चल के हमको काफी तकलीफ उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर हम डसॉल्ट से इनकी स्पेयर पार्ट को हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक समाधान भारत की तरफ से वहां पे निकाला गया, और अभी भारत की तरफ से फ्रांस से करीब 24 मिराज 2000 को खरीदा गया था, जिनको सेकेंड कंडीशन में खरीदा गया है, और इनको फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से रिटायर किया गया था। ये जो 24 जेट को भारत की तरफ से सेकेंड हैंड कंडीशन में फ्रांस से खरीदा गया था, इन सभी जेट में अभी लगभग 30% से लेकर 50% के आसपास सर्विस लाइफ बचा हुआ है, और इसमें से 8 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि रेडी टू फ्लाई कंडीशन में, यानी कि अगर हम चाहे तो नॉर्मल सर्विस के बाद इनको सीधे तौर पर अपनी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेनली भारत की तरफ से इनको स्पेयर पार्ट के लिए वहां पे खरीदा गया, और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को जांच करने के बाद पता चला कि एक एस्टिमेशन के मुताबिक इन सभी एयरक्राफ्ट से अभी लगभग 300 अलग अलग टाइप की मेजर कंपोनेंट को रिकवर किया जा सकता है, जिनको आराम से इंडियन एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन मिराज 2000 को 2035 या फिर उससे ज्यादा समय तक भी ऑपरेशन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इन जेट्स को फ्रांस से भारत में शिफ्ट किया जाने वाला है, इनको अभी सी रूट के जरिए भारत में शिफ्ट किया जाएगा, और इससे पहले भी भारत की तरफ से ओल्ड जगुआर्स को एक्वायर किया गया था, जिनकी स्पेयर पार्ट को भी डायरिन 3 स्टैंडर्ड की जगुआर्स को सर्विस रेडी कंडीशन में रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेके। आप सभी जानते हैं कि पिनाका रॉकेट्स हमारा एक इंडिजिनस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया। इसकी अभी मल्टीपल वेरिएंट को भी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जो कि 35 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। और अभी इसकी एक और नई वर्जन को भी डेवलप करने की बात कुछ ही दिन पहले किया गया था, जो कि 120 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। इन सब के बारे में हम कभी और बात करने वाले, लेकिन अभी की बात करें तो अभी टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया, जिसके मुताबिक भारत की तरफ से भी पिनाका रॉकेट्स की एक और टेस्ट को कंप्लीट किया गया। इस टेस्ट को भी पोखरण 5 रेंज में आज कंडक्ट किया गया था। अब इसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया था अभी जिस टेस्ट को पोखरण 5 रेंज में कंडक्ट किया गया था, इसमें पिनाका रॉकेट की किस वेरिएंट को वहां पे टेस्ट किया गया। लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक जिस पिनाका रॉकेट को टेस्ट किया गया था, इसकी रेंज करीब 75 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। तो अगर ये बात सच है तो अभी जिस पिनाका रॉकेट को टेस्ट किया गया था वो इसकी गाइडेड वर्जन हो सकता है, जिसको गाइडेड पिनाका कहा जा सकता है। लेकिन मैं पूरी तरीके से अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में भी और जून में भी पिनाका रॉकेट की टेस्टिंग को किया गया था। अप्रैल में जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया था वो पोखरण 5 रेंज में कंडक्ट किया गया था, और इस दौरान पिनाका की MK1 वर्जन की एनहांस्ड वर्जन और EDM वर्जन को टेस्ट किया गया था। इसके बाद जून में जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया था उसको ओडिशा तट से चांदीपुर के आसपास कंडक्ट किया गया था, और इस बार पिनाका रॉकेट की एनहांस्ड वर्जन को टेस्ट किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।